नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप विद अजीत में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को आज बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय के दिवस विजयदशमी के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, जैसे कि हम लोग यूपी टेट में आए प्रश्नों को देख रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग यूपी टेट में 2018 में आए प्रश्नों को देखेंगे। आज हम लोग यूपी टेट प्राथमिक 1 to 5 में पूछे गए प्रश्नों जो 2018 में आए हैं उन्हीं को देखेंगे। आपको बोर्ड पर प्रश्न दिखाई पड़ रहे होंगे। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 91 बोल रहा है कि यदि 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 7 दिन होते हैं सप्ताह में और 7 दिन बार बार वही रिपीट होते हैं, तो 61 दिन में वही 7 दिन बार बार आ रहे होंगे। तो अगर 7 से डिवाइड कर दें तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो हट जाएंगे। तो 7 से डिवाइड किया 7 × 56, यानी कि शेष कितना बच गया हमारे पास 7 × 56 और 5 6 5 11 5 बच गया। शेष कितना बच गया 5। अगर कहता कि 61वां दिन कौन होता तो 5 सीधा सीधा जोड़ देते, यानी कि बोल देते शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार हो जाता। पर कह रहा 61 दिन बाद, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि जो 5 जोड़ने पर आएगा उसके बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 61 को 7 से भाग कर दिया, शेष हमारे पास कितना बच गया 5। अब इसमें 5 जोड़ दोगे, फ्राइडे में 5 जोड़ो तो आप देखोगे कितना आ रहा है, बुधवार आ रहा है। शुक्रवार के आगे पढ़ लो 5 बार, शनिवार, रविवार, इतवार, शनिवार, रविवार, सोम, मंगल और बुध, तो बुधवार हो गया। अब कह रहा है इसके बाद, तो इसके बाद क्या आएगा, गुरुवार आएगा, यानी कि बृहस्पतिवार आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको क्रम से बोर्ड पे सारे प्रश्न दिखाई पड़ रहे होंगे। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 2 समांतर लाइनें हैं ए बी और सी डी। ए बी समांतर, सी डी बोल रहा, और तिर्यक लाइन 2 कट कर रही है। कौन सा लाइन कट कर रही है, तो पी और क्यू, एम और एन। ये 120 आपको दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, 110 दे रखा है और ये वाई। आपसे पूछा गया है y - x का मान बताएं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर 2 समांतर लाइन कट कर रही हैं, तो समांतर लाइन को एक तिर्यक रेखा कट करे तो ये कोण बराबर ये कोण क्या कहलाती है, संगत कोण कहती हैं, और ये आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। और एक तिर्यक लाइन अगर कट करे, ऐसे 2 लाइनें अगर आपस में कट करे तो ये कोण बराबर इस कोण के और ये कोण बराबर इस कोण के। आप देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन आपस में कट कर रही है, तो ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और देखोगे ये अगर 110 है तो ये लाइन और ये लाइन कट कर रही है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 110। ठीक। दूसरी बात, अगर 2 समांतर लाइनें हैं और ऐसे कट कर रही हैं तो ये दोनों बीच के कोणों का योग होता है 180। ये एक जो इंटरनल एंगल होता है एक साइड का बना हुआ था, दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो आप बताएं, अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और ये अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
समांतर लाइनों के बीच कर रहा है। ये देखो, ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें हैं, ये समांतर नहीं दे रखा है, ये तिर्यक लाइनें हैं। समांतर ए बी और सी डी दे रखा है, इसीलिए ये 70 नहीं होगा। ये 110 है तो ये इन दोनों कोणों का योग 180 नहीं होगा, इन दोनों कोणों का योग होगा, क्योंकि ये दो लाइनें समांतर हैं, ये दो लाइनें समांतर हैं, ये दो तिर्यक रेखा कट रही हैं। तो समांतर लाइन के बीच के कोण कितने होते हैं? 180। तो समांतर लाइनों के बीच का कोण कितना होता है? 180। तो ये अगर 110 है तो ये 70 होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होता है। और ये अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो देखोगे y बराबर 70 हो गया और x बराबर 60 हो गया, तो y बराबर 70 और x बराबर 60, कितना कोण हो गया? 10। आंसर हो गया हमारे पास 10। समझ में आया आपको? अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको। अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि एक दुकानदार को एक वस्तु को 390 में बेचने पर 20% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो 20% का मतलब 1/5, बड़े बढ़ाओ घटे घटाओ, लाभ हो रहा है तो सीपी नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया? प्रॉफिट। तो 5 वाली चीज कितने में बेचेगा? 6 में बेचेगा, यानी कि ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया? एसपी। अच्छा, कितने रुपए में बेच रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग? 6 रुपए में, लेकिन प्रश्न में कितना बेच रहा है? 390। तो 6 बराबर 390, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 6 रंग 36 बचा 3 और 6 पंचे 30, 1 बराबर कितना हो गया? 65। तो खरीदा कितने का है? 5 रुपए। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 65, तो 5 बराबर कितना? 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 55 25, हासिल लगा 2, 5 6 30 और 2 32, यानी कितना हो गया? 325 रुपए। या आप समझ सकते हैं कि 20% का लाभ हो रहा तो 100 वाली चीज 120 में बेचेगा। 120 बराबर आप रख सकते हो 390, काट दोगे 3.25 आ जाएगा, गुणा कर दोगे तो 100 से गुणा कर दोगे 325 आ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। वृद्धि प्रतिशत क्या है? देखो, पहले जनसंख्या कस्बे की कितनी थी? 60,000 थी, हो कितना जा रहा है? 65,000। कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है? तो 5,000 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 5,000 की वृद्धि हो रही, कितने पे वृद्धि हो रही? तो 60,000 पे। तो 5,000 की वृद्धि हो रही है कितने पे? तो 60,000 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा। देखोगे तो 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? तो देखोगे 50/6 हो गया। 6 से भाग कर लोगे, 6 48/2/6 कैंसिल हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3% की इंक्रीजमेंट हो गया। 8 सही 1/3% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 95 नंबर, कह रहा 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलो चावल खाते हैं। 40 आदमी 20 दिन में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो बताएं 30 व्यक्ति कितने दिन में 500 चावल खाएंगे, 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को करना बहुत ही आसान है। देखो, आप इसके एक वेस चलता है, फार्मूला चलता है, आप इसको समझ लो हल्दी मिर्चा धनिया। हल्दी मिर्चा धनिया से क्या बन जाएगा? सब्जी बन जाएगा, खाना बन जाएगा। खाना बनेगा तो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। काम का मतलब क्या हो गया? खाना बनाना काम है, काम हो गया हमारे पास, डब्लू हो गया। फिर से हल्दी मिर्चा धनिया लिख लिया और फिर से काम हो गया, फिर से डब्लू हो गया। तो जो पहले वाला काम है उसको 1-1 कर दो और जो बाद वाला काम है उसको 2-2 कर दो। अब ये देखो, हल्दी, एच फॉर हल्दी बोल रहे हैं, यानी कि एच का पर आवर्स हुआ, आवर्स का घंटा हुआ, एम का मतलब मैन हुआ, यानी कि मैन पावर हुआ, आदमी हुआ, औरत हुआ, और डी का मतलब डेज हुआ, दिन हुआ, और डब्ल्यू का मतलब वर्क हुआ। इसी तरह यहाँ भी आवर्स हुआ, मेंस हुआ, डेज हुआ और वर्क हुआ। अब जो पहले वाले क्रम में घंटे, आदमी और दिनों और काम की बात करेगा वो पहला वाला रख देंगे, और जो बाद वाले में बात करेगा वो बाद वाले में रख देंगे। तो पहला कह रहा है 40 आदमी, तो एम की जगह कितना हो गया? 40 आदमी, और डी का मतलब कितना हो गया? 20 दिन, तो 20 दिन हो गया। अब यहां पे आवर्स नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, नहीं रखेंगे। डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है? 200।
बराबर रखा, बराबर रख दिया। कितना कह रहा, आदमी जो है, अब 30 आदमी दूसरे आदमी की बात कर रहा, तो m बराबर 30 हो गया। आवर्स नहीं दे रखा है, डे पूछ रहा और w बराबर कह रहा 500 किलो के कितना खाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, दिन आ जाएगा हमारे पास। अब देखोगे तिर्यक गुणा हो जाता है, तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, 500 ऊपर आ जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा, यानी कि 40 गुणा 20 गुणे 500 बटा कितना हो जाएगा, 200 गुणे 30 डी। तिर्यक गुणा होता है, ये ऊपर चला जाएगा नीचे। अब देखोगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारे पास, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, 30 दिन में कर रहा। क्वेश्चन यही लिखा हुआ है क्या, देख लें। प्रश्न यही तो नहीं, प्रश्न तो गड़बड़ नहीं हुआ है, एक बार देख लेते हैं, प्रश्न चेक कर लेते हैं। कह रहा 40 व्यक्ति 30 दिनों में, हाँ गड़बड़ थोड़ा सा हो गया। प्रश्न ये बोला है 40 व्यक्ति 30 दिनों में, क्या बोला था, 40 व्यक्ति 30 दिनों में, यानी कि ये देखो ये 40 व्यक्ति M1 है और D1 है, यानी कि यहाँ पे 30 दिन है और यहाँ क्या है 20 दिन है। प्रश्न गलत हो गया था, क्या बोल रहा था वो, प्रश्न ये बोल रहा था कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में, बोल रहा था 40 व्यक्ति 30 दिनों में कितना खाते हैं, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलो खाते हैं। तो कह रहा था कि भैया 30 व्यक्ति कितने दिन में 500 किलो खाएंगे। बात समझ में आ रहा हूँ, 20 नहीं था वो, क्या था 30 था, ठीक है। प्रश्न थोड़ा सा गलत बोल गए थे, आप उसमें देख लीजिएगा, प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा ऊपर। क्या कह रहा है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलो खाते हैं, तो वही हो गया 40 की जगह व्यक्ति 30 दिन हो गया 200 किलो खा रहे हैं। फिर क्या हो गया, 30 व्यक्ति कितने दिन में 500 किलो खाएंगे, वही कह रहा है, तिर्यक गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, या फिर 200 200 काट दो, या आप तिर्यक गुणा कर लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 40 गुणे 30, अब ये ऊपर चला जाएगा 500 बटे क्या आ जाएगा हमारे पास 200 गुणे 30, क्या हो गया दिन। अब देखो 00 से 00, 30 से 30 कैंसिल हो गया, ये 2 से कट से होगा 2 दूनी 20 है ना, 40 दूना 20, तो 20 गुणे 5 दिन कितना हो गया 100 दिन। समझ में आया, हल्दी मिर्चा धनिया काम हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पंचानवे नंबर, 96 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी। कह रहा है डायगोनल 16 और 12 है, इसका हमसे पूछ रहा है भुजा, पूछ रहा है साइड, पूछ रहा है कितना होगा। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, कितने पे 90 पे, 90 कोण बनाते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि जो डायगोनल एक दूसरे को यहाँ कट करते हैं वो बराबर भागों में एक दूसरे को बांटते हैं, यानी 1:1 में बांटते हैं। अगर ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 8, और ये 12 है तो ये इतना 6 हो जाएगा और इतना क्या हो जाएगा 6। अब ये देखो एक त्रिभुज बना हुआ है आपके पास और ये कोण कितने का है 90 का। तो जब भी एक त्रिभुज बना हुआ है कोण 90 के सामने भुजा बड़ी होती है, इसे कर्ण कहते हैं, और ये लंब हो गया चाहे आधार हो गया 8 और 6। आपको पता है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आप चाहे ऐसे निकाल लें। तो कितना हो गया 8 8 64, कर्ण का वर्ग बराबर 8 8 64 प्लस 6 रंग 36, 100 हो गया। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √10, कर्ण बराबर कितना हो गया 10 हो गया। या फिर आपको 2019 का पेपर जब सॉल्व कराया था तो बताया था, ट्रिपलेट बताया था 3 4 5। अब यही लिखा है 6 8 लिखा है, ये 3 की जगह क्या लिखा है 6, 4 की जगह 8। देखो 3 का 2 गुना है 6, 4 का 2 गुना है 8, तो 5 का 2 गुना कितना होगा 10। अगर ट्रिपलेट आपको याद होता तो तुरंत ही आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, तुरंत ही आप मार देते, कितना हो जाता है 10 हो जाता है आंसर।
ठीक है, तो अगले प्रश्न देखते हैं भाई। संतानवे नंबर। अगला प्रश्न आपको इस तरह से डायग्राम दे रखा है। ये टेंजेंट है, स्पर्शी है यहाँ से, और ये चक्रीय चतुर्भुज है, और यहाँ पे सेंटर दे रखा है, और इसको ऐसे मिला रहा। ये ए है, बी है, क्यू है, बी, सी और डी। आपको दे रहा है एंगल सी ए क्यू बराबर 70 डिग्री, और ए बी सी आपसे पूछ रहा हो, ए बी सी पूछ रहा। देखो, इस प्रश्न को समझने से पहले एक बात जान लेते हैं कि अगर इस तरह से चक्रीय चतुर्भुज बना है, चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं जो सर्कल के परिधि को टच करे। जो भी अंदर एक चतुर्भुज बना हो वो अगर इस परिधि को टच करता है तो चक्रीय चतुर्भुज बनाता है। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी कि ये दोनों कोणों का योग 180 होगा, और ये दोनों कोण मिलके 180 बन जाएंगे। दोनों कोणों का योग 180, दोनों को। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, अगर ऐसे कोई टेंजेंट है और इस तरह से अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, तो ये वाला कोण यानी कि थीटा, इसके जस्ट सामने तिर्यक कोण, एकांतर कोण इसे बोलते हैं, बराबर होता है। यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। आपको ये वाला थ्योरम पहले दिखाई पड़ रहा। पहले तो कह रहा सी ए क्यू बराबर 70, तो सी ए क्यू, तो सी से शुरुआत करो, ए पे आओ, देखो ए पे आए, और फिर क्यू पे जाओ, ये तो ये कोण बन गया, और कितने का हो गया, 70 का हो गया। अब आपको ये थ्योरम दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे, ये देखो ऐसे बना हुआ है दिस, तो ये बना हुआ है, तो ये अगर 70 कोण है तो ये इसके कोण बराबर है, एकांतर कोण। तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 70। दूसरा थ्योरम ये दिखाई पड़ रहा, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो ये अब आपको दिखाई पड़ रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज एक दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो ये इसके सामने है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 110 होगा। तभी 70 और 110 180 कहलाएगा। अब ये पूछ रहा है ए बी सी, तो ए से शुरुआत करो, बी पे पहुंचो, सी पहुंचो, तो ए बी और सी, ए बी सी, यही कोण पूछ रहा था, और कितना हो जाएगा, 110। क्योंकि ये 70 है तो 110 होगा, दोनों कोणों का योग 180 होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अंठानवे नंबर कह रहा 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। पेन क्या है, वस्तु है, सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है। कह रहा 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। 8 का वस्तुओं को जितने खरीदा उतने में 6 वस्तुएं बेच रहा है भाई साहब। तो बताओ ये क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। पेन क्या है, क्वांटिटी है, वस्तु है। वस्तु का उल्टा क्या है, रुपए। तो 6 से कितना हो जाएगा, 8। उल्टे करने के बाद संख्या पलट जाती है। तो कितने, 6 वाली चीज, देखो सीपी है, 6 रुपए वाली चीज कितने बेच रहे हो, 8 में। 6 वाली चीज 8 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, 2 रुपए का लाभ होगा। कितने पे लाभ होता है, सीपी पे। तो सीपी के नीचे क्या लिखा है, 6, यानी कि 2 का लाभ होगा 6 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 3 6, यानी कि 100/3 कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप 8 वस्तु उतने रुपए खरीद के लाए, उतने में आप 6 बेच रहे हो, तो आपकी 2 वस्तुएं बच गई कि नहीं बच गई, तो 2 वस्तुओं का लाभ हुआ। अच्छा, पैसा कब निकल रहा है, 8 वस्तु खरीदने में या 6 वस्तु बेचने में, तो 6 वस्तु बेचने में। क्योंकि जब हम 8 वस्तु खरीदने गए थे तो हमने जेब से पैसा दिया था। जब 6 वस्तु बेचा तो उसमें हमारे जेब में पैसा आया। तो पैसा कब आया हमारा जेब में, 6 वस्तुओं पे, तो 6 बटे। अब देखो 1/3, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है, क्योंकि 2 वस्तु बच रहा है। या फिर यहाँ पे 100 से गुणा किया गया, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 1/3 फ्रैक्शन में लिखा तो परसेंटेज में 33 है 1/3%। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। परिमेय संख्या
जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देखो कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच नहीं आती, तो ऑप्शन दे रखा है 19/30, 2/3, 7/10, 16/30। तो भाई साहब 3/5 आप 0 चिपका सकते हो अपनी सुविधा अनुसार, ना चिपकाओ तो पॉइंट में वैल्यू आएगा, वो भी आराम से कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि चिपकाओ, पर अपने कैलकुलेशन की आसानी के लिए सब में चिपका दिया, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। 5 छक्का 30, ये 6 आ गया, 5 40, वहाँ दशमलव आ जाता है, 0.608 आ जाता है। यानी कि 6 और 8 के बीच में संख्या नहीं हो सकती है, वही आंसर बताना है हमें। अगर ये काट देते हैं तो 3 छंग 18 बचा 1, 3 9, 6.3। यहाँ काटोगे 3 छंग 18 बचा 2, 3 छंग 18, यहाँ 0 से 0 यानी कि 7 आ गया। देखो 6 और 8 यानी कि 6 और 8 के बीच में भी आता है 6.3, 6.3 ही तो आएगा, 6 के बाद आएगा, 8 के पहले आएगा। फिर 6.6 देखो 6 के बाद आएगा और 8 के पहले आएगा, बीच में आ रहा। 7 आ रहा है यानी कि 6 और 8 के बीच में 7 आता है। अब यही ऑप्शन हो गया, और ना तो चेक कर लो। देखो 3 × 5 = 15 बचा 1, 5.3। तो देखो 6 और 8 के बीच में नहीं आता है, ये 5.3 6 के पहले आता है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 16/30 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 3 पेन, 4 पेंसिल और 4 रबर, सॉरी 2 पेंसिल है और 4 रबर 92 रुपए का है, और 8 पेंसिल 16 रबर 68 रुपए का है। तो हमसे 24 पेन की कीमत पूछी गई है, कितनी होगी। अब देखो आपको दिखाई पड़ 8 पेंसिल 16 रबर, ये देखो 4 गुना है कि नहीं, 2 4 से 4 दूनी 8 होगा, 4 चौक 16। अगर दोनों पक्षों में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कितना हो जाएगा, 4 तियां 12 पेन हो जाएगा, और फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पेंसिल। पूरे में अगर करेंगे 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 चौक 16 रबर, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 368 रुपये। अब देखो 12 पेन, 8 पेंसिल और 16 रबर कितने के, 368। अच्छा हमें 8 पेंसिल और 16 रबर की कीमत पता है, कितना है, 68। यानी कि इसकी जगह हम कितना रख सकते हो, 68 रुपये रख सकते हो। अब इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 12 पेन बराबर कितना हो जाएगा, आप देखोगे इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो इसकी जगह 8 पेंसिल 16 रबर यहाँ लिखा है, तो इसकी जगह क्या रखोगे, 68 रख दिया। तो यहाँ प्लस 68 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 368 में से 68 माइनस हो गया, यानी कि 12 पेन बराबर कितना हो जाएगा, 360। हमें बताना कितना है, 24 पेन बताना है। तो 12 पेन जब 360 का मिल रहा है तो 24 पेन कितने का मिल जाए, सॉरी 368 में से 68 घटेगा तो 300, नहीं 12 पेन जब 300 मिल रहा तो 24 पेन कितने का मिलेगा, तो 12 दूना 24, 2 गुना है तो ये भी 2 गुना होगा, 600 रुपये मिलेगा। 12 पेन 300, अगले 12 पेन 300, कितने हो गए, 600 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है, यानी कि कौन से ऑप्शन से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। कह रहा 2 कोण और 1 भुजा, तो बिल्कुल बन सकता है। 2 कोण अगर हमें दिया हो और 1 भुजा दी रखी हो तो बना लेंगे भैया, 1 भुजा खींचेंगे और रचना कर लेंगे। यहाँ पे 60 बना लिया हमने, और यहाँ पे हमने 30 बना लिया, इसको काट दिया, यहाँ पे ये 30 बन गया, मिल जाएगा, ये कोण तो बन जाएगा, हमारे पास रचना हो जाएगा। कह रहा केवल 3 भुजाएं, ये भी 3 भुजाएं साइड दे रखी हो, मान लो कि 3 4 5 ये साइड दे रखी है, बन जाएगा, बिल्कुल भुजाएं बन जाएंगी, साइड नाप के बना लेंगे। अगला कह रहा है केवल 3 कोण दिए हो, यानी कि 60 30 90 दे रखा है, तो केवल 3 कोण दे रखा है तो डायमेंशन नहीं दे रखी है तो नहीं बनेगी, कम से कम एक साइड तो कम से कम देना हो चाहिए तभी बनेगी। यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया कि कौन से
चीज़ों से नहीं बना सकती है तो केवल 3 कोणों से त्रिभुज नहीं बन सकता। 2 भुजा और उनके मध्य का कोण बन सकता है। 2 भुजाएं लिख लिया, उनके मध्य का कोण, मान लो कि 2 भुजाएं साइड में दे रखी, इनके मध्य का कोण दे रखा है 90 दे रखा है, 3 और 4 दे रखा है। तो भैया 3 लाइन खींचा, यहाँ पे 90 बना लिया हमने, ये 30, ये 60 है ना, ये 60, 120, 90 बना लिया और फिर हमने फिर से 4 कट कर दिया, मिला दिया, बन गया हमारे पास। तो 3, 4 और 90 से बन सकता है, इससे बन सकता है, इससे बन सकता है, बस इससे नहीं बन सकता। केवल 3 कोण दे रखे होंगे तो उससे त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3 कोणों से त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। 101 हो गया। अब चलते हैं 102 की तरफ। कह रहा किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए। पहले 50% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए। कह रहा है यदि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, कितने गुना हो जाएगा। देखो 50% का मतलब 1/2, 20% का मतलब 1/5। तो 2 से कितना हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, और ये 5 से कितना हो जाएगा, 6। ये देखो लंबाई है, चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, L × B ही होता है एरिया। एरिया क्या होता है, L × B क्षेत्रफल। तो देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्षेत्र 1 18 होगा, यानी कि 10 से कितना हो रहा है, 18 हो रहा। अगर कह रहे कितना गुना हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 18/10। ये गुना हो जाएगा 9/5। काटोगे तो 1 सही 4/5। कह रहे कितना गुना हो जाएगा तो 1 सही 4/5। लेकिन कह रहे कितना गुना बढ़ जाएगा तो कितने गुना बढ़ जाए, कितना गुना हो जाएगा। तो ये देखो 10 से 18 ऐसे करोगे, कितना बढ़ जा रहा तो 8 ही तो बढ़ेगा भाई साहब। कितने पे, 10 पे, तो कितना होगा 4/5। कह रहा कितना गुना बढ़ जाएगा तो आंसर कितना हो गया, 4/5 गुना बढ़ जाएगा। अगर यही पूछता कितना गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 10 से 18 हो रहा भाई साहब। तो 10 से 18 यानी 1 सही 4/5 हो जाता। लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो बढ़ तो भाई 10 से 18 रहा, 8 ही बढ़ रहा ना, तो 8/10 यानी कि 4/5 गुना बढ़ रहा है। लेकिन कह रहा है कितना गुना हो जाता तब आंसर आता है 1 सही 4/5। क्लियर है, दोनों ही ऑप्शन दे रखे इसीलिए हमने इस पे बात पर जोड़ दिया थोड़ा सा। आइए जरा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप कितना होगा। तो देखो भाई 37 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर होता है सामान्य मनुष्य, फ़ारेनहाइट में क्या होगा कन्वर्ट करना। तो अगर हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन नहीं जानते तो नहीं कर पाएंगे। तो रिलेशन होता है C/5 = F - 32 = 9। ये रिलेशन होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है। तो C का मतलब सेल्सियस होगा, C = 37 डिग्री दे रखा है, तो 37/5 बराबर F - 32/9। अब इक्वल टू है तो तिर्यक गुणा होगा, 9 से गुणा कर दोगे, 9 × 7 = 63, हासिल लगा 6 और 9 × 3 = 27 और 6 कितना हो गया 33। और इधर 5 से गुणा कर दोगे तो 5F माइनस 5 दूनी 10 और 5 × 15 160। अब ये अगर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 333 + 160 = 5F। अब ये जोड़ दोगे 333 और 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 9 493 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे 333 और 160 जोड़ा तो 499 493 और 5F। तो F बराबर कितना हो जाएगा 493/5। 5 से आपको भाग कर दो जरा, 5 × 45 बचा कितना 4, 5 × 8 40 बचा 3, 5 × 6 = 30। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा 98.6 फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई प्रश्न। कह रहा है अगले प्रश्न 104 में कह रहा है यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ... 9 का स्क्वायर = दे रखा 285। तो हमसे जानना चाह रहा है कि 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर और प्लस ... 0.99 का स्क्वायर क्या होगा।
अगर आप देखोगे तो ये अगर स्क्वायर है तो आप पॉइंट हटाओगे तो 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 2 अंकों बाद दशमलव लग गया, 0.11 है, पॉइंट हटाया तो 100 हो गया कि नहीं, 2 अंक बाद दशमलव। तो ये 11/100 ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो 22/100 लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो, और डॉट 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 99/100 का स्क्वायर लिख सकते हो। आप देखोगे तो ये 11 तो ये लिख सकते हो भाई 11/100 का स्क्वायर, प्लस लिख सकते हो 11 × 2/100 का स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 9 × 11/100 का स्क्वायर लिख सकते हो आप। अब तो 11/100 सब में है तो 11/100 आप कॉमन ले सकते हो स्क्वायर में, तो बचेगा कितना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर है, और यहाँ बचेगा 9 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें दे रखे 1 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये दे रखा है 285, यानी कि इसकी जगह हम लोग रख सकते हैं 285। और 11 का स्क्वायर का मतलब होता है 121, 11 × 11 121, और 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 4 0। अब 121 को 285 से गुणा करके देखो कितना आ रहा है, 285 को 121 से गुणा किया तो ये 285 आ गया, ये 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, 2 दूनी 4, 1 5, 570 हो गया। फिर आ जाएगा 285, 5 हो गया, 8 हो गया, 7 5 12, 2 14, यहाँ से लगा 8 6 14 34, ये मल्टीपल आ गया, कितना हो गया 34 48 5, बटे 4 0। 4 0 है तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, जैसे 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 0 लगाया था ना यहाँ पे, तो 4 0 है तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 3.4485, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 104 था, 105 नंबर देखते हैं। कह रहा एक राशि का साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता तो कितने वर्ष में उसी राशि पर ब्याज दर 3 गुना हो जाएगा। देखो 1 रुपये जमा किया और 10 साल में 2 गुना हो जाएगा तो 2 रुपये हो जाएगा, तो ब्याज आपको कितना मिला भाई, 1 रुपया ब्याज मिला, तो 3 गुना हो जाएगा, तो 1 से कितना हो रहा है 2 3, तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 रुपया जमा करोगे 3 गुना हो जाए तो धनराशि कितनी हो जाएगी 3, तो ब्याज कितना मिलेगा 2 रुपये। कह रहा 1 से 2 गुना हो रहा है 10 सालों में, तो 1 रुपये जमा करोगे बैंक दे कितना देगा 2 रुपये, तो 1 रुपये तो हमने खुद जमा किया है और बैंक हमको 2 रुपये दे रहा है, यानी कि 1 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। अब कह रहा है 3 गुना हो जाए, 1 रुपये जमा करें तो धनराशि कितनी हो जाए 3, तो ब्याज कितना मिलेगा हमको 2 रुपये मिलेगा। तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन पर मिलता है, मूलधन एक बार जितना ले लिया वो मूलधन नहीं चेंज होता है, इसीलिए उसका ब्याज भी नहीं चेंज होता है। तो 1 रुपया ब्याज मिलने में 10 साल, तो 2 रुपया ब्याज मिलने में कितने साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि ब्याज साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है। तो 1 रुपया मिलने में जब इसको 10 साल लग रहा तो अगला 1 रुपया मिलने में भी उसको 10 साल लग जाएगा, और हमें ब्याज 2 रुपये चाहिए तभी 3 गुना होगा, तो 10 और 10 20 साल लग गए, आंसर हो गया बस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 106। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना। अब ये वृत्ताकार है और इसका डायमीटर क्या है 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर। तो डायमीटर होता है सेंटर जो पास होता है वो डायमीटर कहलाता है, तो ये भी सेंटर से पास होगा डायमीटर कहलाएगा, ये भी सेंटर से पास होगा पूरा डायमीटर कहलाएगा 80, और ये भी पास होगा 80। अब इसमें वर्गाकार जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो अधिक से अधिक बनाया जा सकता है, तो अधिक से अधिक बताया जा सकता है जिसका डायमीटर के बराबर हो वही बनाया जा सकता है, क्योंकि ये वर्ग में सबसे लंबी भुजा ये डायगोनल ही होता है, तो सबसे बड़ा ये। तो ये देखो डायगोनल कितना हो गया 80 का हो गया, क्योंकि ये डायगोनल ही है, सेंटर से पास करता है तो इसके काट करेगा, तो ये कितना का होगा 80 मीटर का हो गया। अच्छा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है 2 होता है, एक तो होता है भुजा स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। दूसरा क्षेत्रफल जो होता है डायगोनल का स्क्वायर यानी कि इसके विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। क्यों, तो बस यही फार्मूला अप्लाई कर देना, यानी कि d²/2 यानी कि 80 का स्क्वायर बटे 2, 80 × 80 बटे 2, ये कितना हो गया 40, कितना होगा 8 चौक 32 00। अच्छा, ये आया कैसे, ये आया इस तरह से भाई, क्योंकि ये देखो 90 पे कट करता है, ये हो गया, ये a है तो ये भी a हो गया भाई। ये देखो एक त्रिभुज बन गया, अब ये
ए और ए हो गया तो ये 90 का हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर रूट हो गया, तो कितना हो गया 2a स्क्वायर अंडर रूट। तो भाई यही तो डी स्क्वायर हुआ, डी हुआ, ये देखो डी स्क्वायर, यानी कि इसको कर्ण को डी मान लो तो ए स्क्वायर है तो ए तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि a√2 ये हो गया। अब क्षेत्रफल अगर भुजा स्क्वायर होता है तो क्षेत्रफल जो बात करोगे तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर होना चाहिए तो इसका देखो a√2 का स्क्वायर करो आप तो कराएगा हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर होता है इसीलिए 2 से भाग कर लिया, तो कितना हो गया a स्क्वायर बराबर हो गया कि नहीं, तो इसीलिए कहते हैं इसको d²/2। क्लियर है ना, वही अप्लाई कर दिया था, आंसर कितना हो गया 3200 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 107 नंबर कह रहा 240 अंकों की एक परीक्षा में, अच्छा एक क्वेश्चन ठीक है हो तो गया 3200, कह रहा 107 नंबर 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया, पाई आरेख में इसका संगत कोण बताओ। यानी कि 240 अंक का क्या परीक्षा है और इसमें मिले कितने, इसको 52 अंक मिले। अब इसको पाई आरेख में करना है, कह रहा 240 में इसको मिले कितने हैं 22 अंक मिले हैं, इसको पाई आरेख में आप बताएं। तो पाई आरेख में बताना है, अगर पूछता परसेंटेज में बनाओ तो परसेंटेज कितने में होता है 100%, हर चीज अपने आप में 100% होता है। तो परसेंटेज बनाने के लिए आप कहते हो 100 से गुणा कर दो। क्यों गुणा कर दो, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। इसी तरह से पाई आरेख एक ऐसे बनता है, ऐसे पाई आरेख को बांटा जाता है और सर्कल में बनता है, और सर्कल का कोण जो एक बिंदु पे होता है वो कितने का होता है 360 का होता है। तो अगर परसेंटेज पूछता तो आप 100 से गुणा करते हैं, इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, तो 100 बनाने के लिए परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुणा। अब हमसे कह रहा है पाई आरेख में करो, तो पाई का मान आप देख रहे होगे, पाई ऐसे ही बनता है, पाई चार्ट ऐसे ही बनता है, सर्कल बनता है और सर्कल का कोण कितने का होता है 360, तो इसीलिए परसेंटेज बनाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। पाई आरेख बनाना है तो 360 से गुणा करना है, सिंपल। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, 12 3 36, 2 से काटोगे तो ये 26 हो जाएगा, 26 दूना 52, यानी कितना हो जाएगा 26 गुणे 3, 6 3 18, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी कितने डिग्री का बन जाएगा 78 डिग्री का। पाई चार्ट में पाई आरेख कितना बन जाएगा 78 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 हो गया, 108 देखते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा P का P% 36 है तो P बराबर होगा, कह रहा P का P% 36 है बराबर 36 है, तो P की वैल्यू बताना। का मतलब गुणा होता है बोर्ड मास का मतलब, बोर्ड मास ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो P गुणे P का परसेंटेज, परसेंटेज क्वांटिटी बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं, जैसे 100 से भाग करोगे सिंबल हट जाएगा, 100 हो गया बराबर कितना हो गया 36। अब P का गुणा कितना हो जाएगा P², ये गुणा हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा 3600। अब देखो P बराबर कितना होगा √3600, 3600 को फैक्टर करोगे तो ये देखो 60 गुणे 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, 6 दाम 60, ऐसे ही कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे। अंदर 2 पेयर बनता है तो बाहर कितना निकल के आता है 1 निकल के आता है, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। P बराबर कितना हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर कह रहा है 2352 बराबर 2 की पावर x 3 की पावर y गुणे गुणा है यहाँ पे, और 7 की पावर z, 3 की पावर y है 3 की पावर z, तो हमसे पूछ रहा है x + y + z बता। 2019 में भी प्रश्न यही रिपीट किया गया, यही पूछा गया इसी तरीके से, डिजिट बस चेंज करता। तो बताओ ये सिर्फ फैक्टर करोगे ना तो ये 2 और 3 और 7 का मल्टीपल ही होगा। आइए जरा देख लेते हैं, 23 52 को 2 से भाग करते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 6 12, 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, 2 से किया 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 9 27, 7 से कट जाएगा 7 7 49 10। 2 कितनी बार लिख के आया है, तो 4 बार लिख के आया है, यानी कि 2 की घात 4 हो गए, 2 4 बार गुणा है तो 2 की घात 4, 3 1 बार गुणा है तो 3 की घात 1, और 7 2 बार आया है तो 7 की घात 2 बराबर 2 की घात x
गुणे 3 की घात y और गुणे 7 की पावर z। अब देखें यहाँ, जब यहाँ 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, पावर इसकी x है तो इसकी पावर 4 है, तो x बराबर कितना हो गया 4। 3 लिखा है यहाँ, 3 यहाँ लिखा है, यहाँ 1 लिखा है y की पावर कितनी हो गई x। और यहाँ 7 लिखा है, ये 7 लिखा है, तो z की पावर कितनी हो गई 2। ये पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 4 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है ना। तो 4 2 6 और 7, 4 2 6 और 1 7, टोटल आंसर कितना हो गया 7। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 110 नंबर। बोला 100 के समभाजकों की संख्या। भाजक का मतलब क्या है, जो जिससे 100 पूरा पूरा कट जाए उसे कहेंगे समभाजकों की संख्या कहेंगे। तो देखो 100 से किससे किससे कटेगा, 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, किससे कट जाएगा 10 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा और 100 से कट जाएगा। कटने को तो 100 5 से भी कटेगा भाई साहब, लेकिन 5 एक सम संख्या नहीं है। कैसा संख्या है, विषम संख्या है, इसीलिए 5 नहीं लिया गया है। यानी कितने से कट रहा है, तो 6 डिजिट कट रहा है, आंसर हो जाएगा 6। समभाजक कितने 6। और ऐसा कोई सम संख्या नहीं है जो 100 को काटे, 2 4 10 20 50 100 के अलावा और कोई संख्या नहीं है सम जो 100 को कट करे। तो आंसर कितना हो गया 6 हो गया। आगे देख लेते हैं, कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। कह रहा बड़े, देखो क्या होता है 15 सेंटीमीटर ये बड़े घन की भुजा है, छोटे घन की भुजा कितनी है 3 है, स्मॉल एस 3 है, ग्रेटर 5। कह रहा छोटे छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं। होता तो यही है कि मान लो ये ऐसे बना हुआ है डायग्राम, ये घन है और अगर पूरा टोटल 15 है, 3 3 के अगर ब्लॉक बनाने हैं तो 3 3 के ये ब्लॉक बन गया। देखो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, इसी तरह 3 3 के इधर ब्लॉक बना दिया आपने, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, फिर ये ऐसे ब्लॉक बन गए हमारे पास, फिर ये दिस। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 5 ये हैं, तो यहाँ पे देखो अगर जैसे ही कट करोगे तो 5 6 5 1 2 3 4 5 25 हो गया कि नहीं। यानी कि इस ब्लॉक में कुल कितने हो गए 25। यानी जैसे ही कट के ऐसे ऐसे खाने के तो 25 निकल आएंगे टुकड़े। फिर यहाँ से 25 25 25 25, तो कितना होगा 25 50 75 100 125, टोटल कितने होंगे 125। पर आप सिंपल वे में समझो, फार्मूला होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, इसे n कहते हैं। बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी थी 15, छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है 3, तो कितना हो गया 15/3, तो कितना आ गया 5। यानी n बराबर कितना आ गया 5। यानी कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये n आ गया। अब कहेगा छोटे घनों की संख्या बताओ, छोटे घनों की संख्या बताओ, तो छोटे घनों की संख्या होती है n3। अब n कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला n3, यानी कि 5 निकाला, 5 का क्यू, यानी कि 5 3 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 125। 5 का क्यू का मतलब 5 को 3 बार ऐसे लिख के गुणा कर देना है, 5 25 25 125, आंसर हो जाएगा 125। तो ये फार्मूला होता है, या तो ये फार्मूला आप याद कर लो, ठीक है। क्यूब और क्यूबाइड में आ जाता है फार्मूला ये। आगे प्रश्न है, कह रहा है 3 की पावर 1989 को 7 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा, आपको बताना। देखो 7 से ऐसे यहाँ पे डिजिट रख लें कि 7 से भाग करें तो या तो प्लस का 1 आए या तो माइनस का 1 आए। तो आप देखोगे एक फार्मूला देखा होगा m की पावर n, तो ये होता है m इंटू n। जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है तो 2 की घात 3 लिखेंगे। देखो 1 1 1 जुड़ गया, 1 1 1 3 हो गया। इसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं।
दूसरी बात, अगर हम भाग दें, जैसे कि 4 तियाँ 12 भाग करना है हमें 5 से, तो 4 तियाँ 12/5 भाग कर लें हम लोग, या फिर और बड़ी डिजिट रख लो आप। मान लो हमने 6 × 7 रखा और हमने 5 से भाग करना है, 6 × 7 42 हो गया, और 5 से भाग करोगे तो 2 शेष बचा। या फिर इसको ऐसे भाग कर सकते थे, अलग अलग भाग करते, 5 से 6 में भाग करते तो शेष 1 बचता, और 5 में 7 से भाग करते शेष 2 बचता। अब बीच में गुणा लगाते गुणा लगाते तब भी 2 आ जाता। ये बातें 2 याद रखो। अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो चीज़ें आएंगी, क्योंकि 3 को 1989 बार लिख के गुणा करना फिर भाग करना बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे तो छोटा है तो 42 कर लिया, 5 से भाग कर लिया, इसीलिए ये अप्लाई किया जाता है। तो अगर 3 की घात 1 रखोगे 3 आएगा, 3 की घात 2 रखोगे 9 आएगा, 3 की घात 3 रखोगे 27 आएगा, 3 की घात 4 रखोगे 81, 3 की घात 5 रखोगे तो 243, और 3 की घात अगर 6 रखोगे तो 729 आएगा। आप अगर इसमें भाग कर रहे हो 7 से तो 3 बचेगा, यहाँ 7 से भाग करोगे तो शेष कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ अगर 7 से भाग करोगे तो 7 × 21 6 बच जाएगा, है ना। और यहाँ 7 से भाग करोगे तो 4 बच जाएगा, 7 × 7 11, 7 × 4 11। यहाँ 7 से भाग करोगे 7 × 21 और 3 आ जाएगा, 7 × 21 7 × 28 7 × 28 8 × 5 13, यहाँ 5 आ जाएगा, है ना। और यहाँ 7 से भाग करोगे तो 1 बचेगा। देखो यहाँ पे 7 × 7 7 × 28 1 बच रहा है, यानी कि ये वाला पावर ले लें। यानी कि हम ले लें, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 6, पर ये 6 से पावर कट नहीं रहा तो इसको आप लिख लो 3 की पावर 3 × 6। अगर घटा दिया हमने, 3 घटा दिया तो 1986। अब ये कट जाएगा। देखो ये चीज़ें है ना, 1 1 1 जुड़ गया तो 3 हो गया, 2 की घात 3। इसी तरह से देखो 3 × 3 लिखा है तो 1986, और 3 जोड़ोगे तो 1989 आ जाएगा। ठीक, तो गुणे में इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको अप्लाई करके। ठीक, अच्छा ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ घात 6 लेना है, 6 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 1986 6 से कट जाएगा। देखो 6 × 3 = 18, 1 6 × 3 = 18 और 6 331 बार कट जाएगा। यहाँ 6 से नहीं कट रहा था, इसीलिए 3 पहले बाहर निकाल लिया इसके थ्रू। तो आप इसको लिख सकते हो, अब ये लिख सकते हो /7 हो गया। 3 की पावर 3 × 3 की पावर 6 और 331, क्योंकि अभी तो पता है 331 × 6 करोगे तो 6 6 × 3 = 18 6 × 3 = 1986 आ रहा है। और ये अभी बताया है कि पावर m × n कितना होता है, a की पावर m × n, mn हो जाता है, यानी गुणा हो जाता है। देखो गुणा होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो /7। अब इसका ऐसे लिखने का फायदा ये हुआ कि भाई ये ऐसे हो गया, 3 की पावर 3 हो गया और 3 की पावर 6 का मतलब 729 हो गया, कि पावर कितना होगा 331। अब कैलकुलेशन आसान हो गया हमारा। अब 7 से इसमें भाग करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्यों, देखो 8 को 7 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 8 की पावर 2 होती, 7 से भाग करते तो 64 हो जाता, 7 से भाग करते तो 7 × 9 = 63 1 आ जाता। तो ये आप गुणा ना करके 8 को 7 के भाग करते ऐसे 2 रहता, 7 × 7 कितना बचता, 1। 1 की घात अगर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही शेष होगा। तो ऐसे ही 7 × 7 7 × 28 कितना बचा, 1। अब 1 की घात चाहे जितनी बार करो 1 ही आएगा, यानी कि हमारे पास 3 की घात 3 × 1 की घात कुछ भी करोगे 1 ही हो जाएगा /7। 3 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 27/7। अब 7 14 17 21 शेष कितना बच गया, 6 बच गया। आंसर कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो ना समझ में आए रिपीट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, कोशिश तो की है कि पूरी बात समझा दे इसी क्वेश्चन में, फिर भी नहीं समझ में आए एक बार रिपीट कर लें, समझ लें, क्योंकि ये शेषफल का थ्योरम है। एक क्वेश्चन आया है तो इसमें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसको और ज़्यादा डीपली समझाएंगे तो। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग। देखो 2019 में भी यही पूछा गया, 2018 में चल रहा है, 18 का पेपर हम लोग देख रहे हैं, और 19 का भी सॉल्व कराया था तो उसमें भी यही पूछा गया था कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, उसमें भुजाओं की संख्या पूछ रहा था। इसमें बस फार्मूला चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग। अब अंतः कोणों का योग दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 2160 दे रखा है। कह रहा बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो हमें पता है
कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। चाहे बहुभुज कैसा भी हो, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। तो अंतःकोणों का योग, तो बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 360। जोड़ दिया 0 6 दूनी 12 3 1 4 1 5 2520 हो गया। यानी कि कुल अंतःकोणों का योग और कुल बाह्य कोणों का योग कितना होगा 2560। और हमें पता है अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा 120 होगा। यानी कि इसको अंदर बना है तो अंतःकोण कहेंगे, ये बाहर बना है तो बाह्य कोण बोलेंगे। इन दोनों का योग कितना होता है 180। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पे कोण 180 का बनता है। तो ये देखो अंदर कोण बाह्य कोण, एक अंता और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है 180। और सभी अंदर के परिवार और सभी बाहर के परिवार के पास प्रॉपर्टी कितनी है 2520। और एक अंदर का परिवार एक बाह्य का परिवार कितना लेता है 180। तो 180 से अगर भाग कर दें तो पता चल जाएगा ना कितने कितने लोग हैं वहां पे। कहने का मतलब टोटल अंतःकोणों का योग देखो, टोटल देखो अगर एक त्रिभुज से आपको समझाए, एक त्रिभुज के देखना तो समबाहु त्रिभुज है तो 60 60 60 होगा कि नहीं होगा? कहोगे बिल्कुल होगा। तो 60 60 60 टोटल अंतःकोणों का योग कितना हो गया 180। अच्छा बाह्य कोण का योग कितना होता है? एक अगर ये 60 है तो ये देखो एक सीधी रेखा बनेगी तो 120 होगा। ये 60 है तो ये कितना बनेगा 120 बनेगा। ये 60 है तो कितना बचे 120। तो बाह्य कोणों का योग कितना होगा 12 × 24 = 36 कितना होगा 360। तो ये देखो बाह्य कोणों का योग हो गया, एक्सटर्नल कोण हो गया और ये क्या हो गया इंटरनल कोण हो गया। दोनों का योग अगर जोड़ दे देखो टोटल अंतःकोण और टोटल बाह्य कोण, टोटल अंतःकोण और टोटल बाह्य कोण जोड़ दे 8 6 14 हाथ से लगा 1 3 1 4 1 5 540 हो गया ना 540। यानी कि टोटल अंदर और टोटल बाह्य कितना हो गया 540। हमें पता है एक अंतःकोण 30-60 का है, बाह्य कोण कितना है 120। एक अंतः और एक बाह्य कोणों का योग कितना हो गया 180। अब 540 को अगर 180 से भाग कर दें तो 18 6 18 54 कितना आ गया 3। यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 3। दूसरी बात से समझते हैं, अगर यही चतुर्भुज होता तो ये मान लो 90 90 का कोण होता, वर्ग होता कि नहीं होता? तो देखो अंतःकोणों का योग कितना हो गया 360। हमें पता है बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमेशा 360 होता है। देखो अगर ये 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा। देखो 180 होगा कि नहीं, सीधी रेखा 180 होगा, 90 है तो ये भी 90 होगा, फिर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्लियर है ना? 9 28 27 9 चौक 36 360 कितना हो जाएगा 720। और एक अंतः और एक बाह्य कोण कितना होता है 180। देखो 90 90 ये अंदर है, बाहर 180 तो 720 और एक अंदर एक बाहर अगर काट दें तो 18 चौक 72। देखो 4 भुजाएं आ गई कि नहीं 1 2 3 4। ऐसे ही इसमें भी था, एक अंतःकोणों का योग 2160 दे रखा, अंतःकोणों का योग दे रखा, एक अंतः नहीं दे रखा, अंतःकोणों का योग 2160 और बाह्य कोणों का योग 360। टोटल जोड़ दिया 2520 हो गया। और एक अंतः एक बाह्य 180 होता है, काट दो। देखो 18 कम 18 और कितना बच गया हमारे पास 7 बच गया, 18 चौक 72 यानी कितना रहा 14। यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 14 हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। या फिर इसी प्रश्न को हम फार्मूले से भी बता देते हैं, लेकिन फार्मूला रटने में आपको दिक्कत होगी, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। 114 कह रहा है सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक क्या होगा? तो आपको सबको पता है सबसे छोटी अभाज्य पूर्णांक होता है 2। आंसर कितना हो गया 2। बहुत ही आसान प्रश्न है, पूछा गया सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य पूर्णांक कितना है तो 2 है। ठीक है 115 आ जाते हैं। 115 भी बहुत आसान है, कह रहा है 1 होल 1/2 प्लस डबल 11 होल 1/2 प्लस ट्रिपल 1 होल 1/2 प्लस 4 टाइम 1 होल 1/2। अभी देखो हाफ और हाफ मिलके कितना हो गया 1। ये हाफ और हाफ मिलके कितना हो गया 1 1 1 कितने हो गया 2 हो गया 2। इकाई पे क्या लिखा है? ये इकाई होता है, पहला वाला इकाई 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 यही तो लिखा है। तो जोड़ेंगे 2, ये हो गया 3 4 5 6। देखो 2 ये था, आधा आधा मिलके 1 1 2 3 4 5 6, इकाई का अंक 6 हो गया। अब दहाई करेंगे तो दहाई कितना हो गया 1 2 3। अब तो दहाई तो है नहीं, यहाँ पे सैकड़े पे आते हैं तो 1 2, फिर 1000 पे आते हैं तो 1, यानी कि 1236। कितना हो गया 1236। 116 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab हो तो 9 स्टार 10 का मान कितना हो गया? देखो कह रहा है a स्टार b का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab।
तो कह रहा है 9 स्टार 10 का मान क्या होगा। ये फार्मूला बना रखा खुद से, कह रहा कि अगर a स्टार b रखें तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हुआ, तो 9 स्टार 10 का मतलब कितना हुआ। तो स्टार का मतलब ये फार्मूला हो रहा। तो देखो पहले पद का स्क्वायर कर रहा है, फिर दूसरे पद का स्क्वायर कर रहा, कर लिया, फिर माइनस कर रहा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा। 9 × 10 81 हो गया, 10 दहम 100 हो गया और 9 दहम 90 हो गया। 100 में से 90 जाएगा, 10 बचेगा और यहाँ 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है x और y शून्येतर वास्तविक संख्या है तो x स्क्वायर प्लस xy और प्लस y स्क्वायर क्या होगा। हमेशा ऋणात्मक होगा, x और y के कुछ मानों के लिए शून्य होगा, हमेशा धनात्मक होगा, का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो भैया हमेशा धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये फार्मूला रखा है और ये कह रहा है x और y कैसी संख्याएं हैं, तो शून्येतर वास्तविक संख्या है। शून्येतर वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है कि वो -1 भी हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। यानी वो संख्या शून्य नहीं होगी, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। तो भैया ये पता है स्क्वायर जब भी संख्या माइनस का स्क्वायर करेंगे ना तो हमेशा प्लस आ जाता है। प्लस का कितना होगा? 4। अगर दोनों संख्या x और y का मान अगर दोनों माइनस ले ले, कुछ भी ले ले, तब भी आंसर प्लस में आ जाएगा। देखो माइनस का 2 स्क्वायर प्लस -2 -3 और प्लस माइनस का 3 स्क्वायर, तब भी प्लस में आ जाता है। 2 2 4 हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 3 दूनी 6 हो जाता, 3 3 9 9 6 15 4 19। अगर दोनों संख्या प्लस ले लेंगे तब तो प्लस आएगा ही आएगा। अगर एक संख्या प्लस ले ले और एक माइनस, चलो हम माइनस वाला बड़ा संख्या ले ले रहे हैं कि माइनस आ सकते हैं, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर माइनस वाली संख्या बड़ी ले लिया हमने तो ये हो गया, देखो माइनस माइनस ये देखो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 हो जाएगा। अब भी देखो 9 4 13, 13 में से 6 गया, कितना बच गया? 7। अभी भी प्लस आ रहा। ये इसलिए होता है क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा तो यहाँ माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और माइनस का वर्ग भी प्लस होता है। तो इस फार्मूले के लिए सदैव क्या आएगा? धनात्मक संख्या आएगी। ठीक है, 118 नंबर देख लेते हैं। 118 रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है और इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। कह रहा है 3 7 1 4 6 10 2 5 4 3 1 और आपसे ये पूछ रहा 7 15 9 8 6 6 5 7 4। ये संख्या हमें बताना स्टार की जगह क्या है। तो देखो 4 3 7 दिखाई पड़ रहा, 6 3 7 दिखाई पड़ रहा, 3 2 5 दिखाई पड़ रहा, 4 1 5, यानी कि दोनों का सम बीच में लिखा है। देखो 8 7 15, 6 9 6 15, इसीलिए 6 5 11 होगा। देखो 7 4 11, आंसर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। 119 नंबर कह रहा किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए a की पावर b इक्वल टू 125, तो आप b की पावर a कितना हो जाएगा? आइए जरा देखते हैं। कह रहा a की पावर b इक्वल टू 125। अब a की पावर b में लिखा है तो इसको भी पावर में लिखें, तो a की पावर b, तो ये 5 की पावर 3 होगा कि 5 की पावर 3 125, 25 को 125 को 5 से भाग करते चले जाएगा, 25 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 1 3 बार आया तो 3 लिख लिया। अब a नीचे है तो 5 a नीचे है तो a बराबर 5 हो गया और b बराबर कितना हो गया? 3, क्योंकि ये पावर b है। अब हमसे पूछ रहा है b की पावर a बताओ क्या होगा। तो b बराबर कितना निकला? 3 और a बराबर कितना निकला? 5, यानी कि 3 को कितनी बार गुणा कर देना है? 5 बार लिख के गुणा कर देना है आपको। 3 3 9 3 27 81 81 3 कितना हो गया? 243। आंसर कितना हो गया हमारे पास? तो 243 हो गया। ठीक, 120 नंबर देखते हैं। 120 नंबर कह रहा है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। जब भी सबसे छोटी संख्या की बात करता है तो क्या होता है? एलसीएम।
और सबसे बड़ी संख्या की बात करता है तो क्या होता है एचसीएफ। इसका नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन बड़े से बड़ा और लीस्ट का मतलब छोटे छोटा। दूसरे शब्दों में कहें एलसीएम का मतलब होता है विभाजित हो जाना। क्या होता है? विभाजित हो जाना। और एचसीएफ का मतलब होता है विभाजित कर देना। क्लियर? तो उसमें होगा कि विभाजित हो जाए, तो विभाजित हो जाए जब भी बात करें तो क्या होगा? एलसीएम निकालना। विभाजित कर दे तो क्या होगा? एचसीएफ निकालना। जो सबसे कट जाए एलसीएम और जो सबको काट दे वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। कह रहा 1 से लेके 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से कट जाए, यानी कि विभाजित हो जाए 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं से, तो एलसीएम निकाल देना है, हमको आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे कट जाए। तो अगर हम 5 लेते हैं तो दोबारा 5 लेने की आवश्यकता नहीं होती एलसीएम निकालने के लिए, यानी कि 5 दूनी 10 या 5 यहां से नहीं लेंगे। अगर हमने 8 ले लिया तो दोबारा 8 4 जो भी होगा वो नहीं लेंगे, तो 2 नहीं लेंगे क्योंकि 8 में 2 आ गया, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 2 आ गया, यहाँ पे ये वाला 2 नहीं लेंगे क्योंकि 8 में 2 आ गया, और यहाँ पे 3 दूनी 6 लिखा है तो ये वाला भी 2 नहीं लेंगे। अब अगर एक बार 9 ले लिया तो दोबारा 3 नहीं लेंगे, देखो 3 नहीं लेंगे, यहाँ वाला भी 3 नहीं लेंगे, तो हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, तो 6 तो आ ही गया, 3 और 2, अब बचा क्या? 7, तो 7 ले लिया। 15 40 और 40 गुणे 9, जीरो को भूल जाओ अभी, 9 चौक 36, जीरो बुला लो, 360 गुणे 7, 0 सक्षम 42, 4 आ गया, 7 21, 4 25, 25 20, यानी कि आंसर कितना हो गया? 25 20 हो गया। यानी कि 25 20 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से कट जाएगी। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, इन सभी संख्याओं से 2520 कट जाएगी। ये सबसे छोटी संख्या है। इससे कोई छोटी संख्या ऐसी नहीं है जो इन सबसे कट जाए। इससे बड़ी संख्याएं अब मिलेंगी। तो बड़ी संख्या किससे मिलेगी? इनसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 4 से, इसी का मल्टीपल मिलता जाएगा। जो बड़ी संख्या इससे बनती जाएंगी, जो इससे कटेगी सारी संख्याओं से 1 से लेकर 10 तक। ये था हमारे 2018 के यूपी टेट में प्राइमरी में 1 to 5 में पूछे गए प्रश्न। अब कल हम लोग नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, ऐसे सीक्वेंस से सॉल्व करते जाएंगे। अभी 2019 देखा, 18 देखे, 17 16 11 देख लेंगे, उसके बाद सीटेट के देख लेंगे, सीटेट फिर सुपर टेट के देख लेंगे, जूनियर के देख लेंगे, टेट जूनियर के देख लेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। सिर्फ करते जाओ, आपको 45-40 मिनट देने हैं, आप सॉल्व कर लोगे आराम से, सब चीज़ हो जाएगा। आप खुद ही देख लो 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं सेम प्रश्न 19 में पूछे गए हैं। अभी आपने सॉल्व किए हैं तो आपको खुद पता होगा, खुद लगाएंगे।